Coming towards the last portion of this unit is first law of thermodynamics, its applications, and of course at the end we'll discuss Born-Haber cycle. तो यार स्टार्ट करते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी नाम दिया जाता है इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी नाम दिया जाता है. और मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिक्स के अंदर भी जाकर के जो है वो पढ़ा जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज भी तो होता है कि बिफोर एंड आफ्टर द लेक्चर नॉलेज रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, आप लेक्चर सुनने से पहले और लेक्चर सुनने के बाद आपका नॉलेज कांस्टेंट रहता है. यार ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली केमिस्ट्री में क्या है, आइए जरा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में सिखाता हूँ. इसकी दो मैथमेटिकल फॉर्म्स याद रख लीजिएगा. एक एनर्जी की शक्ल दूसरी एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही. ये एक बड़ा फेमस लॉ है. इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो सकता है, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो ऑफ कोर्स ये वर्क डन के इक्वल होगा पी डेल्टा वी, जो आप जानते हैं. इसकी पहली मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं. इसकी फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म है. उसके बाद एंथैल्पी चेंज यानी कि हीट कॉन्स्टेंट्स कुड बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, या चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज एंड वर्क डन. ये दूसरी इसकी इक्वेशन हो सकती है. चीज़ें बड़ी आसान है, सिंपल है कि कभी तो हीट एनर्जी, कभी वर्क डन, तो कभी इंटरनल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे होंगे. कभी एंथैल्पी, कभी इंटरनल एनर्जी, कभी वर्क डन एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट हो रहे होंगे. तो ये सारे का सारा एनर्जी की एक शक्ल का दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होने का नाम है. आपने खाना खाया, एनर्जी वो कन्वर्ट हुआ आपके बॉडी को हीट करने में, आपके बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में. अगर आप दौड़ लगाते हैं तो उसमें, सोचते हैं तो उसमें, यानी कि जो एक एनर्जी का सोर्स आप इन फूड यूज़ करते हो आपकी बॉडी में जाकर एक दूसरी एनर्जी के सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. उसमें साउंड एनर्जी भी होगी, हियरिंग भी होगी, थिंकिंग भी होगी, एटसेट्रा. ऑफ कोर्स थिंकिंग आप लोगों के केस में थोड़ी कम ही होगी, बाकी साउंड ज़रा ज़्यादा होगी क्योंकि आप लोग बोलते बहुत ज़्यादा है. तो ये सारी एनर्जी की शक्लें एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं. ये है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डिटेल नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा. इसके दो केस है. एक केस वन जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है. केस वन क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस. क्या मतलब आइसोकोरिक? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है. ये डिफरेंट सिस्टम्स की बात होगी. आपको सिस्टम की टाइप्स का पता है? सिस्टम किस टाइप के होते हैं? एनी आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स? बता देते. एक है ओपन सिस्टम, एक है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम. ये तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड. आसान तरीके से समझा सकता हूँ. मेरे ज़हन में ना इसी से रिलेटेड एक बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन भी आ गया, बड़ा फेमस, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ. ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीन टाइप के सिस्टम होते हैं. ठीक है, आइए जरा इसके ऊपर बात हो जाए. एक गरम गरम चाय की प्याली आपके सामने आई, उसमें से उठते हुए धुएं आपको दिखे. इस चाय की प्याली में से हीट भी लॉस्ट हो रही है और मैस भी लॉस्ट हो रही है, या मैटर कह लो. तो मैटर और हीट दोनों जब लॉस्ट हो रहे हो तो ऐसा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम, विच इज अंडरगोइंग अ लॉस या इन एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट. यूं कह लो यहां पे मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग में. एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों चीजें एक्सचेंज कर सकता है, वो कहलाता है ओपन सिस्टम. जैसा कि मैंने बोला, एक चाय का कप. ठीक है, इसकी तरफ मैं सिस्टम की तरफ बाद में आता हूं. आप क्या करते हैं, इस चाय के कप के ऊपर
जनाब लिड रख देते हैं, कवर कर देते हैं इसको। अब जस्ट हीट लॉस्ट हो रही होगी, पहले हीट भी जा रही थी, मैटर भी जा रहा था, अब हीट जा रही होगी, इवेपोरेशन जो बाहर हो रही है हमने उसको स्टॉप कर दिया है, तो अब मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर अंदर ही पड़ा हुआ है, जस्ट हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें जस्ट हीट एक्सचेंज हो रहा हो तो उसको हम लोग ऑफ कोर्स नाम देंगे क्लोज्ड सिस्टम का। इसका नाम देंगे क्लोज सिस्टम का। अब क्या करते हैं, चाय को उठाते हैं और थर्मोस में डाल देते हैं। अब मैं जैसी थर्मोस बना रहा हूँ ना, गुजारा कर लीजिएगा इसके साथ, अम्मी अब्बू को ज़्यादा तंग ना कीजिएगा कि जहेज़ में हमें ऐसी थर्मोस नहीं चाहिए, ठीक है। ये थर्मोस के अंदर, थर्मोस में मैंने टी रख दी। अब इसमें एनर्जी भी बाहर नहीं जा रही, ठीक हो गया जी। इसमें मैटर भी बाहर नहीं जा रहा, इसका मतलब है ना तो ये हीट एक्सचेंज कर रही है ना ये मैटर एक्सचेंज कर रही है, नीदर मैटर नॉर हीट। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सिस्टम की टाइप्स थी जो मैंने कहा चले आपको लगे हाथों बता ही दूँ, आपके का नॉलेज में इजाफा कर दूँ। अब सुनिएगा मेरा सवाल, आप लोग ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है या के क्लोज्ड सिस्टम है या के आइसोलेटेड सिस्टम है? सोच के बताएं। जिन्होंने तो कहना है कि सर हम है क्लोज सिस्टम, क्या सर हम मैटर एक्सचेंज नहीं करते, जस्ट हीट एक्सचेंज करते हैं। बेटा ऐसे लोगों के ना नाक को भी बंद कर देना चाहिए, मुंह को भी, आंखों को भी, जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ सुराख है सबको बंद कर देना चाहिए। अरे यार तुम लोग मैटर भी एक्सचेंज करते हो, तुम लोग हीट भी एक्सचेंज करते हो, हाथों से हाथ मिलाते हो, तो आपकी हीट एक दूसरे तक ट्रांसफर होती है। कोरोना तो ट्रांसफर होता ही है, हीट भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा ह्यूमन बॉडी एक ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम, ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। और अब बिफोर इसके मैं ये केस 1 आपके साथ डिस्कस करूं, मेरे दिमाग में बार बार हिट कर रहा है एक MCQ जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। बॉम्ब कैलोरी मीटर मुझे दिखाना होगा आपको, ये पढ़ा हुआ बॉम्ब कैलोरी मीटर। क्वेश्चन है, इन बॉम्ब कैलोरी मीटर रिएक्शन टेक्स प्लेस, आपको याद आ गया होगा, कई बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर सोचें और मुझे बताएं। वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोग इग्निशन कॉइल में कंबस्शन करने के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे अंदर ऑक्सीजन भरते हैं और बुक के अंदर लिखा हुआ है 20 ATM प्रेशर, 20 ATM प्रेशर तक हम ऑक्सीजन अंदर भरते हैं क्योंकि कंबस्शन करवानी होती है। कंबस्शन के रिजल्ट में वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब बताइएगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या प्रेशर? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों? जब अंदर कंबस्शन होनी है, बॉम्ब ने भी हीट होना है, बाहर पड़े हुए वाटर को भी हीट करना है, इसी वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो नहीं सकता। अब आ जाए प्रेशर। बच्चे कहते हैं सर प्रेशर कांस्टेंट कैसे? 20 ATM भरा हुआ है। अरे यार जब ये कंबस्शन स्टार्ट होनी है 20 ATM जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन के रिजल्ट में उसका प्रेशर ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है प्रेशर भी नहीं है। हाँ, ये बॉम्ब एक बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड वेसल है, इसमें से जो कुछ बनेगा वो अंदर ही रहेगा, बाहर जस्ट हीट आएगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले टाइप ऑफ सिस्टम्स बताया, तो इसका मतलब है ये बॉम्ब कौन से टाइप का फिर सिस्टम होगा? अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, मैं कहूंगा इसको क्लोज्ड सिस्टम
कि इसमें जस्ट हीट लॉस्ट हो रही है, कोई मैटर लॉस नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। इन वार्म कैलोरीमीटर द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो भी रिएक्शन मिक्सचर है वो फिक्स्ड वॉल्यूम में रहता है, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। टेम्परेचर भी बदल जाता है, प्रेशर भी बदल जाता है। एनी हाउ, लो जी, ये मजेदार बात आपको बताते हुए अब मैं केस 1 की तरफ वापस आ रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ी मजेदार चीजें आपको बता दी। कांस्टेंट वॉल्यूम है E is equal to Q plus W and W is equal to P delta V. तो here comes delta is equal to Q plus P delta V. अब आपने सिस्टम को हीट सप्लाई करनी है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या मतलब बेटा, ये वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए तुम लोगों ने पिस्टन को फिक्स कर दिया। तो याद रख लीजिएगा, piston is fixed. With fixed piston, volume becomes constant. Okay. If volume becomes constant, then I can say that the change in the volume is zero. Okay. क्योंकि piston fix हो गया, गैस को हीट करोगे, जो अंदर ये गैस इनसाइड है इसको हीट करोगे, ये गैस प्रेशर अप्लाई करके पिस्टन को अपवर्ड मूव करना चाहेगी लेकिन कर नहीं पाएगी क्योंकि पिस्टन इज फिक्स्ड। अब देखें, आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर चेंज इन द वॉल्यूम जीरो हो चुका है। ये है हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बड़ा देखिएगा, डेल्टा वी अगर जीरो हो तो यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट करने पर आप लोगों को मिलेगा Q प्लस पी इंटू जीरो। ये पूरा फैक्टर जीरो होने पर डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा, QV, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको इक्वेशन बताई थी। मैं इसको बोल्ड करके बड़ा करके लिख देता हूँ, याद रखिएगा। डेल्टा इज इक्वल टू QV, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा ये QV। इसका मतलब मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, ये जो QV हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसमें मैं कह दूं कि ये जस्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगी। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये बात बोली नहीं है। द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल ओनली इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, देयर विल बी नो वर्क डन बाय दिस हीट। नंबर 1। नंबर 2 केस है आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर को तुम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया है। प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से मैं कह रहा हूं कि चेंज इन द प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। कैसे प्रेशर कांस्टेंट किया जाएगा, ये जो पिस्टन है इसको बना दिया जाएगा फ्रिक्शनलेस मूवेबल, यानी कि इस पिस्टन का जो भी प्रेशर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा जो इसने गैस पर एक्सर्ट करना है। जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं इस पर्टिकुलर केस में, पिस्टन को फ्रिक्शनलेस और मूवेबल बनाकर ये कहलाएगी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें डेल्टा पी क्या होगा, जीरो। मैंने बता दिया बेटा, जब गैस एक्सपैंड होती है तो पिस्टन को अपवर्ड मूव करेगी। तो ये देखो, यहां से लेकर यहां तक इसका इनिशियल वॉल्यूम था और उसके बाद यहां से यहां तक ये हो गया V2 फाइनल वॉल्यूम। गैस एक्सपैंड हो चुकी है तो इस इनिशियल और फाइनल के दरमियान ये जो डिफरेंस आया इसको डेल्टा V यानी कि चेंज इन द वॉल्यूम कहोगे। इसका मतलब है यहाँ पे वर्क डन हुआ, सिस्टम ने वर्क डन किया, सिस्टम का किया गया वर्क डन ऑफ कोर्स कौन से साइन के साथ यूज किया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नेगेटिव साइन के साथ केमिस्ट्री में। तो अब यहाँ पे आप लोग वो सारी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दे। मेरा देखें, ये लंबी चौड़ी डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग फाइनल एक्सप्रेशन जेन में रख लो कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W। अब डेल्टा W का क्या मतलब है, डेल्टा एक दफा P के साथ और एक दफा V के साथ, दोनों के साथ लिखा जाएगा। देखिए P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, मैथमेटिक्स का यहाँ पे रूल एप्लीकेबल हो रहा है। डेल्टा P जीरो है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा H इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आप एक काम करें, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डेल्टा E की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ये माइनस किसको शो कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बेटा ये यहाँ डेल्टा E की जगह पे ये पुट कर दिया जाए Q माइनस P डेल्टा V। तो देखो डेल्टा E की जगह पे आ गया ये Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V इसी तरह मौजूद है। प्लस और माइनस कैंसिल होने के बाद एंड पे डेल्टा H इज इक्वल टू आ जाता है QP, यानी कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि QP हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर दो काम करेगी।
इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगी और वर्क डन भी करेगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है बल्कि पिस्टन के अपवर्ड मूव होने से वर्क डन भी हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक हीट दो पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है, तो QP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन QV। एक तो ये क्वेश्चन के अंदर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से जो है वो पूछी जा सकती है। और दूसरी एक और बात भी याद रख लीजिएगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। आपकी MCQs में बुक के अंदर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E भी हो सकता है, डेल्टा H नॉट इक्वल टू डेल्टा E भी हो सकता है। ये डेल्टा V जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है ये डिसाइड करेगा। अगर वर्क डन हुआ तो फिर कुछ और सीन, अगर ना हुआ तो फिर कुछ। लिक्विड्स के केस में, सॉलिड्स के केस में चेंज इन द वॉल्यूम नहीं होता। आप जितना मर्जी हीट करते रहे, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम। इसका मतलब है ये सारे का सारा पैरामीटर क्या हो जाएगा, जीरो। लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में अब आप लोगों ने भूलना नहीं है डेल्टा H एंड डेल्टा E आर इक्वल। इसमें लिक्विड, सॉलिड्स और सॉल्यूशंस भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि इसमें सॉल्यूशंस भी इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद डेल्टा H और डेल्टा E कब अनइक्वल है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लो जी, अगर तो आपके सामने गैसेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गैसेस की, तो भूलिएगा मत गैसेस के केस में डेल्टा H नॉट इक्वल टू डेल्टा E। डोंट फॉरगेट दिस थिंग। फॉर द केस ऑफ गैसेस दे आर अनइक्वल, क्योंकि वर्क डन होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा, तो डेल्टा H और डेल्टा E आर इक्वल। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में डेल्टा H और डेल्टा E बराबर हैं, चेंज इन द वॉल्यूम से होने की वजह से। गैसेस के केस में ये अनइक्वल होंगे, क्योंकि गैसेस के केस में वॉल्यूम चेंज होता है और वर्क डन होता है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E है, डेल्टा H लेस देन डेल्टा E है, तो ऑफ कोर्स वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम की बेस पर ये सारी बात की जाएगी। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। अब आप लोग जरा इस बात के ऊपर अगर सोचना चाहते हैं, सोच लें, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल इक्वेशन है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अगर डेल्टा H मैं आप लोगों से कहता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो ये जो साइन है इसको मैं नेगेटिव बना देता हूं। तो अब आप लोग यहां पे खुद फैसला कर लें, यानी कि डेल्टा E में से माइनस कर रहा हूं W, उसके बाद भी ये डेल्टा H के बराबर है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब वर्क डन बाय सिस्टम हो, भूलिएगा मत इस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज इज ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज। ये आपके सामने प्रूव किया मैंने। ये देखो, दो क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी में से एक चीज माइनस करके वो दूसरी क्वांटिटी की इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल दे देता हूं कि 60 इज इक्वल टू 100 माइनस 40। तय कर लो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज इज ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज। इसको ऑपोजिट कर देता हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम था, तो इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E होगा। और ऐसा ज़्यादातर एंडो के केस में होता है और ऊपर वाला ज़्यादातर एक्सो के केस में होता है। तो ये सिंपल से दो केसेस थे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की बेस पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये नेगेटिव है बाय द सिस्टम के लिए और पॉजिटिव है ऑन सिस्टम के लिए। दैट इज द होल स्टोरी फॉर यू पीपल रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और वो बात मैं बता चुका हूँ, QP ग्रेटर देन QV क्यों है, क्योंकि एक वक्त में दो काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। आप लोगों को समझना भी होता है और नोट भी करना होता है। एक वक्त में दो काम कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ यूँ मुंह उठा के बैठे हुए, ना समझ रहे हैं ना ही लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप कम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, दौड़ना है, साथ साथ चीखें भी मारनी है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सिर्फ दौड़ना है, चीखें नहीं मारनी, कम एनर्जी चाहिए, तो QP इज ऑलवेज ग्रेटर देन QV। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने शेयर कर दिया। दिस इज अ स्टोरी अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों पढ़ाया है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन है हेसिस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन, जिसको लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। आइए जरा मजेदार बात आपको बता दूं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
के हवाले से मैं बात करूं, मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्दर कैसे सप्लिट होता है। ये अब बात आप लोगों के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात है। आई नीड अ ब्लैंक स्लाइड फॉर